Hello students, welcome to YouTube channel of Patankars Tutorial. We are discussing हम 12th स्टैंडर्ड का तीसरा टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस कर रहे हैं। आज ये 4th लेक्चर है। यदि आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले 3 लेक्चर देखिए, क्योंकि ये सारा पोर्शन एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं टॉपिक में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। इसको कभी कभी खाली हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो लेट अस रिवाइज, ये हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम 11th का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा बेस पक्का रहे और ये एंट्रेंस एग्जाम में भी हमको काम में आएगा। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? आपको पता है, जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of unit mass of substance or a gas। यदि किसी भी सब्सटेंस का हम यूनिट मास लेंगे और उसको इतना हीट दिया कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो ऐसे अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हमारे 12 के टेक्स्ट बुक में दो नोटेशन यूज किया है, कैपिटल C और कैपिटल S। और इसका जो फॉर्मूला है, हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो आपको याद रखने का है कि हीट एब्जॉर्ब दैट इज dq is the symbol for heat absorbed is given by formula m मतलब mass of substance, c मतलब specific heat and dt means change of temperature। ये फॉर्मूला हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो अभी स्टूडेंट एक बात हम समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिट मास एंड 1 मोल मास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड आया है यूनिट मास। क्या मतलब होता है यूनिट मास? जब किसी सब्सटेंस का मास हम 1 ग्राम या 1 किलोग्राम लेते हैं तो उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं यूनिट मास। पर यहाँ पर एक दूसरे प्रकार का यूनिट मास है जिसको कि हम बोलते हैं यूनिट या 1 मोल मास। जब किसी सब्सटेंस का मास उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर लिया जाता है तो इस मास को बोला जाता है इस मास को बोला जाता है 1 मोल मास। समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस। यदि मैं कहूंगा कि यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब होगा 1 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पर स्टूडेंट यदि मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 मोल मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको पता है ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 है। यदि हम 32 ग्राम या 32 किलोग्राम लेंगे तो इस मास को बोला जाएगा 1 मोल मास। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, ये दो अलग अलग बात है। 1 मोल मास हमेशा यूनिट मास से ज़्यादा होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस लेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 है। यदि मैं बोलूँगा यूनिट मास ऑफ हाइड्रोजन तो वो होगा 1 ग्राम, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में बोलूँगा तो वो होगा 2 ग्राम। ये टर्म हम बाद में यूज करने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो गैस है, इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम खाली गैस की बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर ए गैस, गैस का 2 टाइप का स्पेसिफिक हीट होता है। उसको बोला जाता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। अभी स्टूडेंट इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस? तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में हम यूनिट मास यूज करते हैं, और जब मोलर स्पेसिफिक हीट हम डिफाइन करते हैं तब हम 1 मोल मास यूज करते हैं। दोनों में डेफिनेशन सेम है, दोनों का खाली जो मास कंसिडर किया गया है, इसमें 1 मोल मास है और इसमें यूनिट मास है। ये दोनों प्रकार की जो स्पेसिफिक हीट है गैस की, प्रिंसिपल और स्पेसिफिक, मोलर जो स्पेसिफिक हीट है, ये दोनों ईच ऑफ देम आर 2 डिफरेंट टाइप है। आपको पता है कि गैस फ्री स्टेट है, हमने देखा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नाइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो गैस का स्टेट फ्री है।
यदि गैस का हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, जरा सा भी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। तो यदि हमको उसका स्पेसिफिक हीट पता करने का है गैस का, तो उसका या तो प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी भी गैस को हम दो प्रकार से हीट कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एंड बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। इसलिए प्रिंसिपल और मोलर स्पेसिफिक हीट दोनों दो दो प्रकार की होती है। उसको बोला जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज का क्या नाम है स्टूडेंट? उस चेंज का नाम है आइसोबैरिक चेंज। तो यहाँ पे इसका नोटेशन होगा एसपी और सीपी। एसपी मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और सीपी मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। उसी प्रकार एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम उसको बोलते हैं आइसोकोरिक चेंज। इसका नोटेशन होता है एसवी। एसवी नोटेशन फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। आफ्टर रिवीजन 11 के रिवीजन के बाद में हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिराइव मेयर्स रिलेशन। साइंटिस्ट का नाम मेयर्स रिलेशन है। मेयर ने दो स्पेसिफिक हीट के लिए रिलेशन डिराइव किया जिसको कि बोला जाता है मेयर्स रिलेशन। तो इस रिलेशन को डिराइव करने और समझने के लिए स्टूडेंट हमको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा जो कि थर्मोडायनामिक्स में से है। ये थर्मोडायनामिक्स टॉपिक हमको फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। थर्मोडायनामिक्स में 3 लॉ है, उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मैं मैथमेटिकल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है। अभी टाइम बिंग आपको ये खाली याद रखने का है। ये लॉ बोलता है कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डी क्यू इज द हीट सप्लाई। किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं उसका नोटेशन है डी क्यू या डेल्टा क्यू लिखा जाता है। जब किसी गैस को सब सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है नेमली टेम्परेचर, और दूसरा होता है उसमें एक्सटर्नल वर्क डन। हम dw एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला होता है pdv, यहाँ पर कि p प्रेशर है और dv इज चेंज इन वॉल्यूम है। तो आपको अभी टाइम बिंग ये खाली फॉर्मूला याद रखने का है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट डेरिवेशन हम समझने के, डेरिवेशन करने का हम अभी स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इस डायग्राम में मैंने दो सिलेंडर बताए हैं, कंडक्टिंग सिलेंडर विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, वो बाइसिकल पंप। बाइसिकल पंप इज ए बेस्ट एग्जांपल जिसमें कंडक्टिंग सिलेंडर और पिस्टन होता है। कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दोनों में भरा हुआ है और यहाँ पे पिस्टन कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। लेट P बी द प्रेशर, V बी द वॉल्यूम। एक केस में पिस्टन फिक्स है, यहाँ पर पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, पिस्टन जो पिस्टन है सॉरी वो फिक्स्ड पिस्टन है। यदि पिस्टन फिक्स्ड होगा स्टूडेंट तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ऐसे चेंज को हम बोलेंगे आइसोकोरिक चेंज। दूसरे केस में पिस्टन इज मूवेबल है, पिस्टन इज मूविंग, पिस्टन मूव होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इस चेंज को बोला जाता है आइसोबैरिक चेंज। तो लेट अस कंसीडर, suppose that first part of the derivation, suppose that dq1 be the heat supplied to gas in first case, फर्स्ट केस मतलब जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और सपोज दैट dt, d कैपिटल T be the rise in temperature। स्टूडेंट जब हम गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम जब dq1 हीट यहाँ सप्लाई किया तो मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला क्या है dq का, हीट एब्जॉर्ब फॉर्मूला क्या है, रिकलेक्ट कीजिए। हीट एब्जॉर्ब फॉर्मूला है dq इज mc dt। heat absorbed is given by mass, specific heat into rise in temperature।
तो इस फॉर्मूले से क्या वैल्यू हमको मिलेगा, dQ1 इक्वल टू मास, मास कितना है स्टूडेंट, मास हमने लिया है 1 मोल मास, तो इट इज 1 मोल इनटू स्पेसिफिक हीट हो जाएगा CV। वाई सी, C is the molar specific heat at constant volume। क्यों मोलर स्पेसिफिक हीट लिया स्टूडेंट हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 मोल लिया है और राइज ऑफ टेम्परेचर कितना है, राइज ऑफ टेम्परेचर है dt, तो dQ1 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट CV dt। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम केस में जो dQ1 हीट सप्लाइड हुआ है विच इज गिवन बाय फॉर्मूला dQ1 इक्वल टू CV dt। अभी हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे यूज करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, शॉर्ट में लिखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या इक्वेशन है, देखो जो लिखा है इक्वेशन dQ, तो dQ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, dQ1, du पता नहीं है, और dW का फॉर्मूला क्या है, dW का फॉर्मूला है PdV, P इज द प्रेशर, dV इज द चेंज इन वॉल्यूम। अभी इस केस में चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो होगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, du प्लस P इंटू जीरो। वाई P इंटू जीरो, बिकॉज देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इस केस में dV का वैल्यू जीरो होगा, तो देयरफॉर dQ1 कितना होगा स्टूडेंट, dQ1 विल बी इक्वल टू du, बट dQ1 हमको पता है, dQ1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, CV dt है। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका ये मतलब है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी गैस को हम हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन। क्यों नहीं एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि पिस्टन फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जितना भी हीट हम उसको सप्लाई करेंगे वो सारा हीट विल बी यूटिलाइज फॉर, काय के लिए यूज होगा, इंटरनल एनर्जी, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। अभी हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। सपोज दैट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन हमने dQ2, सेकंड केस में हीट सप्लाइड dQ2 है, तो dQ2 इज द हीट सप्लाइड एट, किस केस में, एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग कौन सा, केस 2, जो कि हमने सेकंड डायग्राम में बताया, देखो केस नंबर 2, सेकंड केस। तो वापस ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो कितना होगा हीट सप्लाइड, तो dQ2 इक्वल टू मास कितना है, दोनों केस में स्टूडेंट देखिए, दोनों केस में मास 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 मोल m इनटू स्पेसिफिक हीट होगी Cp, C मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट और P मतलब कांस्टेंट प्रेशर, और हमने हीट ऐसा सप्लाई किया है कि राइज ऑफ टेम्परेचर इज सेम। ये dQ2 जो हमने हीट सप्लाइड किया है उस केस में राइज ऑफ टेम्परेचर दोनों केस में सेम है, देखो डायग्राम में हमने बताया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, तो दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू स्टूडेंट Cp dt, तो हीट एब्जॉर्ब्ड at the constant pressure by the 1 mole of the gas will be Cp dt। ये वैल्यू फिर से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रखेंगे, इस इक्वेशन में हम रखेंगे स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कितना होगा, हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर dQ2 इक्वल टू du प्लस PdV, dW का वैल्यू है PdV, dQ2 कितना है, तो dQ2 का वैल्यू हमको पता है, dQ2 का वैल्यू है यहाँ पर, देयरफॉर ये हो जाएगा Cp dt इक्वल टू du। अभी स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों केस में du सेम रहेगा। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड राइज ऑफ टेम्परेचर। दोनों केस में सेम मास यूज किया है, 1 मोल मास यूज किया है, और दोनों केस में ऐसा हीट सप्लाई किया है कि राइज ऑफ टेम्परेचर जो है dt का जो वैल्यू है दोनों केस में सेम है, इसके लिए du का वैल्यू सेम होगा, वो du हमको ऑलरेडी पता है इक्वेशन 1 से, तो du का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे du का वैल्यू होगा Cv dt और dw का वैल्यू है P into dV। What is dV? It is the change of volume. So इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, this can be written further कि Cp
Cp माइनस Cv इंटू ब्रैकेट dt कॉमन आएगा इसमें से, dt विल बी कॉमन एंड दैट विल बी इक्वल टू P dV. लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट हमने इक्वेशन 2 देखा, क्या हमको मिला? Cp माइनस Cv, हमने dt कॉमन लिया, इक्वल टू P dV. अभी कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड जो केस है, केस 2 है, केस 2 में, सेकंड केस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है. मैंने आपको बार बार समझा, प्रेशर कांस्टेंट, इसे चेंज हम क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक चेंज बोलते हैं. तो लेट अस कंसीडर आइडियल गैस इक्वेशन, कंसीडर आइडियल जनरल गैस इक्वेशन. रिकलेक्ट कीजिए, यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि ये सब रिलेटेड है. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT. P इज द प्रेशर, V वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल है, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. पर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 है स्टूडेंट, 1 मोल लिया है. सिंस N इक्वल टू 1 है, हमारा गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा? आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए होगा PV इक्वल टू RT. लेट अस डिफरेंशिएट दिस, टेक डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग. यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या है? P कांस्टेंट है, देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो P कांस्टेंट है. वॉल्यूम चेंज हो रहा है, dV. व्हाट इज मीनिंग ऑफ dV? देखिए वहाँ लिखा है बोर्ड के ऊपर, dV इज चेंज इन वॉल्यूम है. R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो P dV इक्वल टू R dt. ये वैल्यू अभी हम राइट हैंड साइड देखेंगे, इक्वेशन 2 का हमको ये वैल्यू मिल गया है. ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि substituting in equation 2, सेकंड इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं स्टूडेंट, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर कि Cp माइनस Cv dt इक्वल टू P dV का वैल्यू लिखते हैं. P dV का वैल्यू है R dt, ये dt और dt कैंसल, देयरफॉर हमको क्या इक्वेशन मिलता है कि Cp minus Cv equal to R. This is the one of the form of the Mayer's relation. ये जो इक्वेशन मिला है स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला मिला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये मेयर्स रिलेशन. अभी आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने का है. ये जो मेयर्स रिलेशन हमको मिला है, ये सेम यूनिट में Cp माइनस Cv जो हमने लिखा है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है और R क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट है. इस केस में इन इक्वेशन 3 वी हैव यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बराबर लिखिए, वी हैव यूज्ड वर्क यूनिट्स दैट इज और जूल. मतलब इस फॉर्मूले में जो हमने यूनिट यूज किया है, Cv, Cp और R के जो यूनिट है वो वर्क यूनिट है, वर्क या एनर्जी यूनिट है. इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किस में एक्सप्रेस किया है? और या जूल में एक्सप्रेस किया है. यदि हम हीट यूनिट यूज करेंगे, इन हीट यूनिट, क्या मतलब है स्टूडेंट हीट यूनिट का? यदि हम इसको कैलोरी और किलो कैलोरी में यूज करेंगे, यही फॉर्मूला हमको कैलोरी या किलो कैलोरी में लिखने का, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में कभी अर्ग या जूल में दिया रहता है डेटा और कभी कैलोरी और किलो कैलोरी में दिया रहता है. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाय J, इक्वेशन नंबर 4. ये J क्या है? व्हाट इज J? J जो है इसको बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड एज एन जूल्स कांस्टेंट. इसका दूसरा नाम स्टूडेंट है, और इट इज कॉल्ड एज एन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. इसका फिक्स वैल्यू होता है स्टूडेंट, इसका वैल्यू आप याद रख लीजिएगा कि J का वैल्यू होता है रफली अप्रोक्सीमेटली 4200
जूल पर किलो कैलोरी, ये ऐसा यूनिट में है। और सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू होता है 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी। ये सीजीएस में है, वैल्यू है इसका है, ये ऐसा यूनिट में, मतलब यहाँ पे हीट यूनिट में रखा है, यहाँ पे वर्क यूनिट में रखा है। तो ये जो इक्वेशन 3 और 4 मिला है, ये मेयर्स रिलेशन है। दो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों का यूनिट्स अलग अलग है। और ये किसके लिए है? ये मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए है। अभी हमको पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट रिलेटेड है। तो वी नो दैट, लास्ट का जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वी हैव, हमको क्या पता है स्टूडेंट? वी हैव कि Cp, व्हाट इज मीनिंग ऑफ Cp? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर वेट इनटू Sp। ये m0 जो लिखा है वो मॉलिक्यूलर वेट है। क्यों मॉलिक्यूलर वेट है? जैसे मैंने बिगनिंग में आपको समझाया कि जब हमने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट लिया तब यूनिट मास यूज किया है, और जब मोलर स्पेसिफिक हीट हमने लिया है तब 1 मोल मास यूज किया है। Therefore, molar specific heat is equal to molecular weight times of the principal specific heat. उसी प्रकार Cv का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? Cv का वैल्यू होगा m0 इंटू Sv। यहाँ पे नोट कीजिए कि m0 ये जो नोटेशन है वो क्या है? वो है मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, जो गैस हमने यूज किया है उसका मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में लिखता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या वैल्यू मिलेगा यदि हम लिखेंगे? तो यदि मैं इक्वेशन 3 में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा कि एस पी माइनस एस वी इक्वल टू आर बाय m0। डायरेक्टली लिखा स्टूडेंट, इन दोनों में से m0 कॉमन आया और उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। लेट मी कॉल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। उसी प्रकार यदि फोर्थ में रखता हूं, इक्वेशन 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में हम ये वैल्यू लिखते हैं, तो क्या वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमको मिलेगा एस पी माइनस एस वी इक्वल टू आर अपॉन m0 इंटू जे, इक्वेशन 5, सॉरी इक्वेशन 6। तो स्टूडेंट अभी बोर्ड के ऊपर मैंने 1 2 3 4 इक्वेशन लिखा। ये चारों जो इक्वेशन है ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेयर्स रिलेशन है। पहला मेयर्स रिलेशन, पहला और दूसरा मेयर्स रिलेशन मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए है। एक बार रिवाइज कर देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एनर्जी यूनिट और हीट यूनिट में। और ये जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 हमने लिखा है, ये भी मेयर्स रिलेशन है, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए। जब आपको मेयर्स रिलेशन पूछेंगे स्टूडेंट, तो आपको पूरा यहाँ तक आंसर लिखने का है, जिसका कि बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में यूजुअली 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम आगे चलते हैं। इसमें अब एक नया कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है स्टूडेंट, आपको जरा बराबर ध्यान से इसको सुनना और समझना पड़ेगा। जब हम कोई सिस्टम स्टडी करते हैं, कोई भी सिस्टम, गैस सिस्टम है, लिक्विड सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम है, तो उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लगती है। वो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है जो कि सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए लगती है, उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जितने भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लगते हैं उसको सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, उनके नंबर को बोला जाता है स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। शायद आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम सुटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आप पाइप लीजिए, छोटा पाइप, प्लास्टिक का पाइप लीजिए, जिसको कि मैं लेंथ वाइज रखता हूं। सपोज एक्स एक्सिस में ये पाइप रखा हुआ है, और सपोज इस पाइप में से एक मार्बल रोल डाउन कीजिए। इस पाइप में से एक मार्बल मूव होगा, तो आप लोगों को पता है कि ये मार्बल जो है, दिस विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और ये एक ही दिशा में जाएगा। तो इसकी हम ये कह सकते हैं कि इसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमको, यदि ये एक्स एक्सिस में है तो खाली एक्स कोऑर्डिनेट लगेगा। तो इस केस में इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस मोशन ऑफ द मार्बल, दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट 1। अभी दूसरा एग्जांपल लीजिए।
आपने शायद कैरम बोर्ड तो ऑलरेडी खेला होगा। यदि हम एक कैरम बोर्ड लेते हैं, सपोज एक कैरम बोर्ड है और यहाँ पर ड्रॉट्स से मेनी ड्रॉट्स आ गया, यहाँ पे ड्रॉट्स रखा हुआ है और सपोज आपने एक स्ट्राइकर से आपका प्ले चालू किया, स्ट्राइकर हिट्स। जब स्ट्राइकर ने हिट किया तो क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि सारी ड्रॉट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होती है। आप किसी एक पर्टिकुलर ड्रॉट को लेंगे, एक पर्टिकुलर ड्रॉट को आप लेंगे कैरम बोर्ड का, तो इसमें कौन कौन, इसके लिए क्या, इसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या लगेगा स्टूडेंट, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है। यदि कैरम बोर्ड का एक कॉर्नर यदि हम ओरिजिन लेंगे तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस। दूसरा कैरम बोर्ड का जो कॉर्नर है वो हो गया वाई एक्सिस। तो इस ड्रॉट का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमको स्टूडेंट कौन सा लगेगा कोऑर्डिनेट, खाली दो कोऑर्डिनेट लगेंगे। ये मोशन है, प्लेन है, जैसे आपने 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन किया हुआ है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो ड्रॉट है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया स्टूडेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2। इसी प्रकार जब हमने गैस का डेरिवेशन किया था, रिकलेक्ट कीजिए, जब हमने गैस का डेरिवेशन किया था तब हमने उस गैस को एक क्यूबिकल कंटेनर में लिया था। रिकॉल, जब गैस का मॉलिक्यूल एक क्यूबिकल कंटेनर में मूव कर रहा है तो क्यूबिकल कंटेनर में एक कॉर्नर ऑफ द क्यूब लेंगे तो उसके 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। मेरा मतलब इस गैस मॉलिक्यूल का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमको कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे स्टूडेंट, 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे। इसके लिए इस केस में यहाँ पर हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम। यदि ट्रांसलेटरी मोशन है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यदि मोशन इन वन प्लेन है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यदि ये मोशन 3 डायमेंशनल है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जनरली जब हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया। इसी प्रकार जब इसको हम दूसरी प्रकार से बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब कोई मोशन होता है, व्हेन एवर एनी मोशन इज देयर, तो इस मोशन में एनर्जी एसोसिएट होती है। एवरी मोशन इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी। इसको जरा बराबर समझिए, जितने टाइप के मोशन है उतनी टाइप की एनर्जी होगी और जितने टाइप के मोशन एसोसिएटेड है उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मोशन है, तो यहाँ मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं स्टूडेंट, क्या क्या डिफरेंट टाइप के मोशन है, लेट अस रिकलेक्ट कीजिए। तो पहला मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन, लेट मी राइट ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का कितना होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन होता है 1/2 mu², ये काइनेटिक एनर्जी होता है। दूसरा मोशन क्या होता है, दूसरा मोशन ट्रांसलेटरी मोशन के बाद में दूसरा मोशन कौन सा होता है, तो दूसरा मोशन होगा आपका रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। यदि रोटेशनल मोशन होगा तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट, विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा², आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तीसरा जो मोशन होता है वो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन मोशन, रिकलेक्ट कीजिए वाइब्रेशन मोशन। हम पढ़ने वाले टॉपिक का नाम सिंपल हार्मोन। वाइब्रेशन मोशन में एनर्जी कितना होता है, वाइब्रेशन मोशन में 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यदि किसी बॉडी के मोशन 3 प्रकार के हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। देखो इस डायग्राम में, देखो फर्स्ट केस में यहाँ पे लीनियर मोशन है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, खाली ट्रांसलेटरी है। यदि 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसकी रोटेशनल मोशन होगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, 1 + 1 2 होगा। यदि 3 डायमेंशनल मोशन है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जनरल टर्म है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, independent number of coordinates are the quantity which are described in the system। या उस क्वांटिटी से हमको क्या पता लगता है, हमको पता लगता है कि किस टाइप का मोशन है और उस मोशन में कितने टाइप की एनर्जी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस के बारे में डिस्कस करने का है। तो जरा ध्यान दीजिए, बोर्ड के ऊपर मैंने 3 टाइप के गैसेस लिया है जो कि आपके सिलेबस में है, टेक्स्ट बुक में दिया है। पहला है मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस मतलब उसमें सिंगल ही एटम है। पता है आज जो इनर्ट गैस है
क्रिप्टॉन, नियॉन, जियॉन या हीलियम एक्सेट्रा, वो मोनोएटॉमिक गैस है। यदि मोनोएटॉमिक गैस का उसका मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, इसके लिए उसका नाम हुआ मोनोएटम, उसकी एटॉमिसिटी 1 है। यदि कोई भी एक एटम लेंगे और वो लो टेम्परेचर पर रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम में टेम्परेचर बहुत मीनिंग रखता है स्टूडेंट। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा कि उसमें मोशन मोर और मोर वायलेंट होता है। तो नॉर्मल यदि मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर हम मोनोएटॉमिक गैस लेंगे तो इसका जो गैस का एटम है वो 3 डायरेक्शन में मूव हो सकता है। देखिए जैसे ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है, कौन सा मोशन है यहाँ पर, ट्रांसलेशनल दूसरा क्या नाम होता है ट्रांसलेशनल का स्टूडेंट, कि जो लीनियर मोशन है, ये जो लीनियर मोशन है वो किस में हो रहा है, वो 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। देयरफॉर इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू 3। जितने डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम और एनर्जी रिलेटेड है। तो स्टूडेंट हमने एवरेज एनर्जी किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो इसका एवरेज एनर्जी कितना होगा। सपोज ये मॉलिक्यूल, ये एटम सॉरी, जिसका कि एटम या मॉलिक्यूल जिसका मास m है, सपोज ये एक्स एक्सिस में ux वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में कितना होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ m ux² होगा। यदि यह मॉलिक्यूल y एक्सिस में मूव कर रहा है तो सिमिलरली इसका होगा हाफ m uy²। और उसी प्रकार लास्ट में इसका यदि z एक्सिस में मूव करेगा तो m u z का स्क्वायर। तो ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के 3 पार्ट है, तो ईच पार्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यदि मोनोएटॉमिक गैस है नॉर्म जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पर है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। सपोज यदि हमारे पास में डायटोमिक गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में है, यदि डायटोमिक गैस होगा तो उसकी 2 केसेस होते हैं, 2 अलग अलग केस है। पहला केस है रिजिड मॉलिक्यूल। रिजिड मॉलिक्यूल मतलब डम्बेल शेप जैसा मॉलिक्यूल है, आपने देखा है एक्सरसाइज करने वाला डम्बेल शेप, ये 2 यहाँ पे फिक्स बॉब है और यहाँ पे एक रॉड है, डम्बेल शेप है जैसे मॉलिक्यूल बताया। तो ये जो मॉलिक्यूल है, अभी ये पूरा मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, यहाँ पे डम्बेल है, दिस कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, दिस कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस कैन मूव अलोंग जेड एक्सिस। तो कौन सा मोशन है इसका, ट्रांसलेशनल मोशन है। एक तो इसका हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया इसका। तो ट्रांसलेशनल मोशन होने की वजह से इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभी आपको एक पॉइंट समझने का, ये ऐसा डम्बल शेप मॉलिक्यूल है तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट नहीं कर सकता, इट वॉन्ट रोटेट अलोंग एक्स एक्सिस। पर ये जो मॉलिक्यूल है वो वाई एक्सिस में रोटेट हो सकता है। देखो ये वाई एक्सिस है तो ऐसा रोटेट हो सकता है, ऐसा। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी कौन से एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में होगी। ऑल्सो ये जो z एक्सिस है तो z एक्सिस में ऐसा रोटेट हो सकता है, आपकी तरफ ये देखो z एक्सिस है, एक बार वापस देखिए ये x एक्सिस है तो ये x एक्सिस में रोटेट नहीं होगा, मतलब मॉलिक्यूल जिस एक्सिस के अलोंग है उस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट नहीं करेगा। ये x एक्सिस में है तो x एक्सिस में उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, पर दिस कैन रोटेट अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, ऐसा रोटेट कर सकता है। और सिमिलरली z एक्सिस में, तो इसका दूसरा कौन सा मोशन होगा, इसका मोशन होगा रोटेशनल, इसका होगा रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन कौन कौन से डायरेक्शन में होगा, ट्रांसलेशनल मोशन कौन कौन से इसमें था, x y और z, तो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। रोटेशनल मोशन किस किस में हुआ स्टूडेंट, y और z प्लेन में हुआ तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। इसका मतलब डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल है तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू टोटल, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अभी आपको एक बात और समझने का है, यदि सपोज रोटेशनल मोशन हुआ, इस केस में क्या था, ये
रिजिड मॉलिक्यूल है तो इसमें खाली रोटेशनल मोशन है। यदि ये नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, नॉन रिजिड का मतलब समझते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल। रिजिड मॉलिक्यूल में क्या था, दे कैन नॉट वाइब्रेट, ऐसा वाइब्रेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट वाइब्रेट लाइक दिस, यहाँ पर वाइब्रेशन इज नॉट कंसिडर्ड। यदि नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। जब वो वाइब्रेट करेगा तो तीसरा उसका जो एनर्जी होगा, तीसरा, दो तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेगी। ट्रांसलेशनल मोशन का 3 होगा, रोटेशनल मोशन का 2 होगा, और एडिशनल उसका कौन सा होगा, एडिशनल जो उसका मोशन है वो होगा सॉरी वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल मोशन। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है स्टूडेंट, तो वाइब्रेशनल मोशन में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और पोटेंशियल एनर्जी का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसका मतलब जब कहीं पर वाइब्रेशनल मोशन होता है कहीं पर, तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 + 1 2 होगा। इसका मतलब नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का टोटल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होंगे स्टूडेंट, एक बार समझते हैं। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन XYZ एक्सिस, आप समझ रहे हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया रोटेशनल मोशन, 2 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया उसका वाइब्रेशनल मोशन। मोशन एक ही है, यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि सर ने यहाँ 2 क्यों लिखा है। वाइब्रेशनल मोशन एक ही है, पर वो वाइब्रेशनल मोशन के अंदर 2 अलग अलग एनर्जी आता है, एक तो आता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया स्टूडेंट 7। इसका मतलब डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7। इसके बाद में हम आते हैं पॉली एटॉमिक गैसेस। पॉली मतलब मल्टीपल एटम, 3 4 कितने भी एटम होंगे। तो इसको आपको जरा समझने के लिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट सेम रहेंगे स्टूडेंट। पहले 2 पॉइंट सेम रहेंगे। पहला इसका कौन सा मोशन होगा, तो ट्रांसलेशनल, इसका होगा फर्स्ट वन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन 3 डायरेक्शन में हो गया, 3 अभी आपको समझाया। दूसरा मोशन कौन सा इसका होगा, तो ये जैसे ट्रायंगल है तो इट कैन रोटेट, दिस कैन रोटेट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। अभी चूंकि 3 डायमेंशनल है तो इसका जो रोटेशनल मोशन होगा वो तीनों डायरेक्शन में होगा। देखो इसमें इसमें आप डिफरेंस समझिए। यहाँ पर डम्बेल शेप था, दो एटम थे, तो जिस एटम में वो था मॉलिक्यूल, जिस डायरेक्शन एक्सेस में था उसमें रोटेशन नहीं होता था। पर यदि ये ट्रायंगल है तो देखो ट्रायंगल इट कैन रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, इट कैन रोटेट अबाउट, देखो ये y एक्सिस है पैरेलल टू y एक्सिस, और ये क्या, ये z एक्सिस है, तो इट कैन रोटेट अबाउट z एक्सिस। तो इसका जो रोटेशनल है, समझ रहे हैं आप, इसका रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन भी 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी डाई में, जबकि ट्राई में 3 होगा। और नेक्स्ट वन क्या होगा स्टूडेंट इसका, तो नेक्स्ट वन इसका होगा वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वाइब्रेशनल मोशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एक ऑन द बेसिस ऑफ, एक होगा काइनेटिक एनर्जी का और एक होगा पोटेंशियल एनर्जी का। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, जो वाइब्रेशन होता है, आप बारहवीं में पढ़ने वाले कि वाइब्रेशन के अलग अलग मोड होते हैं, अलग अलग तरीके से वाइब्रेट कर सकता है। कोई भी बॉडी है वो अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो लेट अस सपोज वाइब्रेशनल मोड, मोड मतलब मेथड एफ है, मतलब मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट इनटू डिफरेंट पॉसिबल वेज। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हो गया, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 + 3 और +2 टाइम्स ऑफ एफ। हर एक तरीके से जब वो वाइब्रेट करेगा, वो अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, वायलिन के वायर या सितार के वायर है, अलग अलग प्रकार से स्टूडेंट वाइब्रेट करते हैं। डायफ्राम ऑफ द तबला अलग अलग जगह बजाओगे तो अलग अलग जगह से अलग अलग आवाज निकलता है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये आप साउंड टॉपिक में पढ़ने वाले हो। तो यदि एफ डिग्री ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होगा 6 + 2f, 3 on the basis of translational motion,
3 on the basis of rotational motion, 2 on the basis of vibration, 1 kinetic 1 potential, बार बार समझा रहा हूँ, और उसके एक मोड है, हर एक का एक मोड है। यदि 4 मोड होंगे तो 4 इंटू 2 होगा, 3 मोड है तो 3 इंटू 2 होगा। इस प्रकार टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में पॉली एटॉमिक गैस में 6 + 2f होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्यों पढ़ा है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेसिफिक हीट को रिलेटेड है। जिस किसी केस में एनर्जी होती है तो जो एनर्जी का डिवीजन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे, उसमें ये सब इंफॉर्मेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लगेगा, तो ये बराबर से आपको याद करने का है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए।